ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ तक किया था, सरफेस वाटर पोल्यूशन शुरू करना था। ठीक है, तो आज इसकी यहीं यहीं से देखेंगे। पोल्यूशन पे कई सारे क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं किस तरह से इन लोगों ने इसको कवर करने की कोशिश की है। और कौन सा क्वेश्चन इसमें तो नहीं दिया होगा, पीवाईक्यू जब करेंगे तो क्लियर होगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको याद रखना ज़रूरी है। जैसे बीओडी, बीओडी मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, जो माइक्रोब्स होते हैं किसी पानी में, वो जो भी उसमें पॉल्यूटेंट आता है, ठीक है, कोई पॉल्यूटेंट आया तो माइक्रोब्स जो है उस पर अटैक करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, तो अब जब ज़्यादा पॉल्यूटेंट आएंगे तो आपको ज़्यादा माइक्रोब की जरूरत पड़ेगी। जिसका मतलब जो उस एरिया उसकी मतलब बायोलॉजिकल डिमांड है, ऑक्सीजन डिमांड है इस जगह की, ठीक है, वो बढ़ जाएगी। तो जब भी बीओडी बढ़ता है तो इसका मतलब होता है कि पॉल्यूशन बढ़ गया उस पानी में। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, ये तो सीपीसीबी ने कहा है, सीपीसीबी के हिसाब से 3 mg पर लीटर के अगर है किसी इसमें पानी में, मतलब जो डिमांड है उसकी बीओडी है वो 3 mg पर लीटर से अंदर है, के अंदर है, मतलब उससे कम है, तो वो हेल्दी रिवर है। ठीक है, जैसे रिवर है, रिवर में बहुत सारी गंदगी बहती है ना, तो उस गंदगी को ब्रेक डाउन करने के लिए माइक्रोब्स की जरूरत पड़ती है। माइक्रोब्स जो है उनकी अपनी ऑक्सीजन डिमांड है। ठीक है, तो अगर माइक्रोब्स ज़्यादा है तो उनकी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी, इसका मतलब पोल्यूटेंट ज़्यादा है। ठीक है, तो वही चीज़ कह रहा है ये। फिर एज पर सीपीसीबी रिपोर्ट 80% ऑफ इंडिया सरफेस वाटर इज पॉल्यूटेड। ठीक है, सीपीसीबी की रिपोर्ट कहती है, सीपीसीबी ठीक है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी, इसकी रिपोर्ट कहती है कि इंडिया की जो नदियां हैं उसके मतलब 80% नदियां हैं सरफेस वाटर है, नॉर्थ नदियां। ठीक है, सरफेस वाटर मतलब जो इनलैंड वाटर होते हैं वो पोल्यूटेड है। ठीक है, इट लीड्स टू पुअर न्यूट्रिशन एज वेल एज वेक्टर बॉर्न डिसीजेज सच एज कॉलरा, डिसेंट्री, जॉन्डिस। ठीक है, ये देख लेना, ये मतलब खराब पानी से ये सारी डिसीजेज होती हैं, कॉलरा, डिसेंट्री और जॉन्डिस वगैरह। ठीक है, जॉन्डिस है, पी लिया। फिर सोर्स ऑफ सरफेस वाटर पोल्यूशन कौन कौन से हैं? हाँ, जब इसमें लिखा है कि जब बारिश होती है तो कुछ थोड़ा सा पानी जो लैंड होता है वो एब्जॉर्व करता है और बाकी इधर उधर चला जाता है। ठीक है, तो उसको रन ऑफ कहते हैं, जो बह जाता है पानी उसको रन ऑफ कहते हैं। और जब ये बह के कहीं जाता है ना तो अपने साथ कई चीज़ें ले जाता है। ठीक है, पोल्यूटेंट भी ले जाता है, अगर कोई गंदगी है तो वो भी अपने साथ ले जाएगा ना पानी में। जो मतलब यहाँ पानी गिरा, मान लीजिए कि यहाँ खेत है, ठीक है, अभी इसे फर्टिलाइजर डाला गया है, बारिश हुई, ठीक है, बारिश हुई तो और इसका यहाँ से रन ऑफ हुआ पानी, अब वो बगल वाले लेक में गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजर केमिकल था वो पानी इसमें चला गया लेक में, यही चीज़ कह रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें अलग अलग सोर्सेज बताया कि कैसे कैसे जो पॉल्यूटेंट है वो वाटर पोल्यूशन होता है सरफेस वाटर में। ठीक है, तो रोड से कैसे होता है, रोड एक तरह का पोल्यूशन है। ऑयल, ग्रीस, कंस्ट्रक्शन, डर्ट, ट्रैश, सिगरेट बट ये सब होते हैं। ठीक है, और सरफेस वाटर कैन पोल्यूटेड थ्रू ग्राउंड वाटर। ठीक है, ग्राउंड वाटर कैसे, कि अगर ज़्यादा एक्सट्रैक्शन करेंगे आप ग्राउंड वाटर का तो फिर उसमें से जो हैवी मेटल्स होते हैं ना, जो धरती के अंदर हैवी मेटल हैं वो रिसने लगते हैं, वो आते हैं पानी से, पानी के थ्रू। ठीक है, फिर ग्राउंड वाटर से भी ग्राउंड वाटर से वाटर बॉडी में जाता है, अगर ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है तो वो भी तो वाटर बॉडी में जाएगा। ठीक है, मतलब ग्राउंड वाटर होता है कनेक्टेड होता है कहीं ना कहीं वाटर बॉडी से, नियर नियर, जैसे आपका कुआं होता है ना, कुआं, कुआं कैसे होता है कि आप गड्ढा खोदते हो और तब तक खोदते हो जब तक नीचे से पानी नहीं निकला है, तो वो ग्राउंड वाटर को टच करता है। ठीक है, तो वहाँ से पानी निकलता है कुएं में। हाँ, ऐसे। फिर नॉन पॉइंट सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, पोल्यूटेंट और पॉइंट सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। ठीक है, नॉन पॉइंट कौन कौन से हैं? फॉर्म, लॉन, गोल्फ कोर्स, ये सब हैं। रेजिडेंशियल नेबरहुड, अर्बन स्ट्रीट और कंस्ट्रक्शन साइट्स, डिफॉरेस्टेड ओवरग्रीज्ड लैंड, अबैंडन्ड माइन साइट, ये सब नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, मतलब जो डायरेक्टली नहीं पॉइंट करते हैं लेकिन इनकी वजह से पोल्यूशन होता है। पॉइंट सोर्सेज में कौन कौन से हैं? इसमें लिखा है एनिमल फीडलॉट्स, जैसे इसको ये भी नॉन नॉन पॉइंट भी हो सकता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है, फैक्ट्रीज और डिस्पोजल साइट, ये सब भी हो सकते हैं। इसमें देखो, ऑयल स्पिल्स, जब जो नाव शिप्स होती हैं उनमें जब तेल रिसता है या मान लो कि पलट गई, उसमें से तेल गिरा, ऑयल स्पिल हो जाता है पानी, पानी में, और जो क्या कहते हैं वो तेल होता है वो छितरा जाता है। ठीक है, वो भी गंदगी करता है, उसकी वजह से भी जो वहाँ के मरीन एनिमल होते हैं वो, या जो बाकी चीज़ें होती हैं उनको नुकसान पहुँचा है। ठीक है, फिर क्या है, इंडियाज मोस्ट पोल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस, कौन कौन से दिए हैं? ये यमुना है, ये सतलज घग्गर है, ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र है, ये गंगा यमुना होगी,
ठीक है, गंगा यमुना, नहीं ये कोई और होगी, ये तो गंगा है, ऐसे करके। ठीक है, मूसी रिवर, ये हैदराबाद में मूसी रिवर है। ठीक है, मुंबई में कौन सी नदी है यार, मुंबई में याद नहीं आ रहा। मुंबई में भी एक नदी, मीठी मीठी नदी है शायद मुंबई में, मीठी नदी। ठीक है, तो ये सारी नदियां हैं जो बहुत पोल्यूटेड है अपने यहाँ। लगभग सारी ही नदी पोल्यूटेड है, अगर देखा जाए तो बहुत कम होंगी जो साफ सुथरी होंगी जिसका पानी आप पी सको। और जो भी है वो जो जहाँ पे ओरिजिन है उनका वहीं पे साफ सुथरी है। जैसे जो हिमालय से ओरिजिन वाली नदियाँ हैं वो केवल इतने पार्ट में साफ सुथरी आपको दिखेंगी, इसके बाद जैसे नीचे नीचे पहुंचेंगे वो गंदी दिखेंगी आपको। फिर ये क्या था, ये उसी को लेकर है कि कैसे कैसे पोल्यूशन होता है। ठीक है, इंडस्ट्री से नाइट्रोजन ऑक्साइड जनरेट होता है। और जो मतलब ऑटोज होते हैं, ठीक है, ऑटोज मतलब ऑटोमोबाइल, स्मोक, स्टैक, टॉक्सिक केमिकल, ये हैवी मेटल, ये सब उससे जाता है। सिटी के टॉक्सिक मेटल, अर्बन स्पॉल के बैक्टीरिया, वायरस, सीवेज के थ्रू जाते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन साइट के सेडिमेंट्स, जो जो भी मतलब सीमेंट वेंट बना रहे हो, वो भी तो जाएगा बारिश के पानी में, वो भी जाता है। और वो फिशेज, अगर फिशेज कहीं से इंटेक हो गया तो फिशेज जो है वो मर जाएंगी। ठीक है, चॉकिंग फिशेज, प्लांट और क्लाउडिंग वाटर, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। रन ऑफ ऑफ पेस्टिसाइड, ये उसी उसके केस में मतलब जो खेत वगैरह होते हैं वहाँ पे जब हम पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर डालते हैं, बारिश हुई तो भी रन ऑफ वो भी बह के जाएगा पानी में। ठीक है, रेड टाइड, रेड टाइड कब होता है, जब बहुत सारे वहाँ टॉक्सिक माइक्रोस्कोपिक एल्गी होते हैं, उसका एक नाम था, इसमें नाम नहीं दिया है। ठीक है, तो वो अगर उसकी बहुतायत हो जाती है तो पानी लाल दिखने लगता है, उसको रेड टाइड कहते हैं। ठीक है, और उसका जो वो जो माइक्रोस्कोपिक एल्गी है उसका कलर रेड होता है। इसलिए अगर वो जब आपको पूरे उसमें दिखेगा तो वो लाल लाल दिखेगा पूरा, जो आपका कोस्टल एरिया होगा उसको रेड टाइड कहते हैं। ठीक है, फिर ऑक्सीजन डिप्लीटेड जोन, ऑक्सीजन डिप्लीटेड जोन, ठीक है, ये एक एरिया होता है जहाँ पे बहुत कम ऑक्सीजन होता है और नॉर्मली वहाँ पे कोई मरीन लाइफ नहीं हो पाती, क्योंकि उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना। अगर वहाँ ऑक्सीजन नहीं है तो वहाँ मरीन लाइफ नहीं होगी, डेड होगा वो जगह। ठीक है। फिर यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन दो तरह से होता है, एक नेचुरल और दूसरा कल्चरल। ठीक है, तो यूट्रोफिकेशन क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई गंदगी है यहाँ पे, और ये वाटर बॉडी है, तो ये गंदगी रिस रिस के यहाँ पहुँचेगी और यहाँ पे न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ा देगी। मान लो कि फास्फोरस, मान लो कि ये कोई खेत है, ठीक है, अब इसमें आप फर्टिलाइजर डाल लो बार बार। ठीक है, अब फर्टिलाइजर का रन ऑफ हुआ और वो वाटर बॉडी में गया, तो यहाँ पे जो कंटेंट है फास्फोरस और नाइट्रोजन वगैरह हुआ, वो सब कंटेंट बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एल्गल एल्गल प्लांट होंगे, एल्गी टाइप के प्लांट होंगे, उनकी बहुतायत होगी, वो बढ़ने लगेंगे। जब वो बढ़ेंगे तो उसको यूट्रिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, यूट्रिफिकेशन में फिर वो पूरा ऊपर छेक लेंगे सरफेस वाटर और उसके ऑक्सीजन को एक तरह से ख़त्म कर देंगे, जो पानी में ऑक्सीजन डिजोल्व होता है। ठीक है, तो उससे जो मरीन, जो भी उस वाटर बॉडी के एनिमल्स हैं, खासकर फिशेस हैं, वो मरने लगती हैं। ठीक है, नेचुरल यूट्रिफिकेशन क्या बता रहा है कि प्रोसेस दैट अकर्स एज अ लेक और रिवर एजेस ओवर अ पीरियड ऑफ हंड्रेड और थाउजेंड ऑफ ईयर्स। ठीक है, ये नेचुरल यूट्रिफिकेशन है। इसमें देख रहे हो सेडिमेंट है, इनका सेडिमेंट बढ़ता गया, सेडिमेंट कंटेंट बढ़ता गया। पहले नदी इतनी गहरी थी, अब इतनी बची है। ठीक है, इतनी बची है। ठीक है, ये नेचुरल यूट्रिफिकेशन है। कल्चरल यूट्रिफिकेशन में process that occurs when humans release excessive amount of nutrient, it shortens the rate of aging to decades। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि कल्चरल कल्चरल यूटिफिकेशन में ह्यूमन की इंटरफेरेंस के कारण होता है। ठीक है, ह्यूमन ने अपने जो भी मतलब वेस्ट था, कोई न्यूट्रिएंट है, मान लो कि जैसे फर्टिलाइजर हमने डाला खेत में और वो बह के इसमें बार बार जा रहा है। ठीक है, बह बह, तो ये धीरे धीरे सेडिमेंट इकट्ठा हो गया, सेडिमेंट इकट्ठा हो गया, सेडिमेंट इकट्ठा हो गया, और ये देखो इतना हो गया, पहले ये इसकी गहराई इतनी थी, अब इतनी रह गई। ठीक है, यूट्रिफिकेशन। ठीक है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ एच ए बी, अब एच ए बी इसमें नहीं लिखा यार, एच ए बी क्या था। ठीक है, इसका क्या है कि इम्पैक्ट ओवर वाटर क्वालिटी, अच्छा, कलर इसका बदल जाता, स्मेल खराब हो जाती है, और ड्रिंकिंग के लिए सही नहीं रहता। ठीक है, इम्पैक्ट ओवर बायोडाइवर्सिटी, लाइट जैसे लिमिट्स द पेनिट्रेशन ऑफ लाइट causing die of plant in littoral zone, their dependent population. This increases the biological oxygen demand of water. Dissolved oxygen decreases as a result into, ये तो बताया था जैसे कि मान लो कि पानी है, ठीक है, पानी है, अब यूट्रोफिकेशन हो गया, इसमें क्या होगा कि बहुत सारी वो क्या कहते हैं, जलकुंभी टाइप की चीज़ें उगाई। ठीक है, अब इन्होंने पूरा सरफेस घेर लिया,
ठीक है, अब घेर लिया तो नीचे जो है रोशनी नहीं जा पाएगी ना पानी के, क्योंकि ऊपर तो बहुत सारे वो हो गए हैं एल्गी टाइप के, तो नीचे नहीं जा पाएगा। ठीक है, अब रोशनी नहीं जा पा रही तो जो नीचे के एनिमल वगैरह होंगे, मतलब फिशेस वगैरह होंगी, उनको दिक्कत होगी, कि उनको भी तो रोशनी चाहिए होती है। और प्लस ये जो एल्गी हैं इनको ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो ये पानी का ऑक्सीजन खींचेंगी, पानी में ऑक्सीजन की कमी होगी, तो पानी में ऑक्सीजन कमी होगी तो फिशेस मरने लगेंगी, जो भी मरीन एनिमल उसमें, जो भी उसमें पानी में जो भी जानवर होंगे या फिश वगैरह होंगी वो मरने लगेंगी, क्योंकि उनको ऑक्सीजन कमी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब उसके कॉन्सिक्वेंस हैं। फिर हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एसोसिएटेड विद यूट्रोफिकेशन कैन डिप्लीट dissolve inorganic carbon and raise pH to extreme levels during the day. Elevated pH can turn blind organisms that they rely on perception of dissolved chemical cause for their survival। अच्छा, इसमें कह रहा है कि जब फोटोसिंथेसिस बहुत तेज होगा तो जो यूट्रोफिकेशन होगा उसके कारण से जो मतलब उस पानी में जो इनऑर्गेनिक कार्बन कार्बन होता है वो मतलब कम होने लगेगा। ठीक है, डिप्लीट हो जाएगा। तो उस कारण से उस पानी का पीएच बढ़ जाएगा। पीएच बढ़ने का मतलब है कि मान लो कि या तो 7 तक बढ़ेगा या 7 से ज़्यादा। ठीक, दोनों ही केस में सही नहीं है पानी के लिए। ठीक है, 7 से ज़्यादा हुआ, पानी न्यूट्रल होता है ना, नॉर्मल न्यूट्रल होता है। अगर 7 से ज़्यादा हुआ तो वो ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। ठीक है, बेसिक हो जाएगा तो भी खतरनाक है, वो जो प्लांट होते हैं या उसके अंदर फिशेज होंगी। ठीक है, इम्पैक्ट ओवर ह्यूमंस, इसमें क्या है भैया, ईटिंग सी फूड कंटेमिनेटेड बाय टॉक्सिन्स फ्रॉम एल्गी कॉल्ड एलेक्जेंड्रियम कैन लीड टू पैरालिटिक सेल्फिश पॉइजनिंग। ठीक है, इट कॉज पैरालिसिस और डेथ। ठीक है, दोनों हो सकता है। फिर एल्गी स्यूडोनिजिया produces a toxin called domoic acid that can cause vomiting, diarrhea, confusion, seizure, permanent short term memory loss और डेथ। ठीक है भाई, बड़े खतरनाक है केमिकल, जान ही ले लेते हैं भाई। हार्मफुल एल्गल ब्लूम, मतलब ये उसी से है जो अभी मैंने पढ़ा ना, उसी का ही एग्जांपल है ये। ठीक है, हिपोक्सिया, हिपोक्सिया क्या है, डेड जोन। डेड जोन जहाँ पर बहुत कम ऑक्सीजन हो या ना के बराबर हो, कोई वाटर में कोई ऐसा ऐसा प्लेस जहाँ पर बहुत कम ऑक्सीजन हो या ना ही हो, एकदम से ऑक्सीजन खत्म है। ठीक है, तो वहाँ पे कोई और जो जानवर जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, सब या तो भाग जाएंगे वहाँ से या मर जाएंगे। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया को पता है, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। ठीक है, ये नेचुरली अकरिंग बैक्टीरिया होता है जो ये भी शायद फोटोसिंथेसिस करता है, ऐसा कुछ है इसके साथ। हाँ ठीक है। इन इंडिया 4 regions have identified as algal bloom hotspot। कौन सा है, नॉर्थ ईस्टर्न अरेबियन सी, कोस्टल वाटर ऑफ केरला और गल्फ ऑफ मन्नार, और कोस्टल वाटर्स ऑफ गोपालपुर, गोपालपुर उड़ीसा में। ठीक है, बायो अक्यूमुलेशन, हाँ बायो अक्यूमुलेशन क्या होता है, बायो मैग्निफिकेशन बायो अक्यूमुलेशन दो चीज़ें अलग अलग हैं। ठीक है, बायो अक्यूमुलेशन मतलब कि कोई चीज़ बहुत छोटी क्वांटिटी में इंट्रोड्यूस हुई किसी फूड चेन में। ठीक है, फूड चेन में मान लो कि जैसे डीडीटी एक सब्सटेंस होता था, डीडीटी पेस्टिसाइड। ठीक है, पेस्टिसाइड होता था, तो अब पेस्टिसाइड अपने प्लांट पे छिड़का। ठीक है, उसके बाद बारिश वारिश हुई या इरिगेशन हुआ, और वो जो पेस्टिसाइड था वो बह के कहाँ गया, जो सामने वो था तालाब वालाब था। ठीक है, अब तालाब में फिशेज होंगी। ठीक है, फिशेज क्या करेंगे, उस पानी को यूज़ करेंगे, पानी को यूज़ करते हैं भाई, यूटिलाइज करती हैं अपने हिसाब से। तो वो जो डीडीटी था अब फिशेज में आ गया। ठीक है, अब फिश तो बहुत छोटी होती है, मान लो कि इतनी बड़ी फिश है। ठीक है, अब इसमें मान लो कि 10% है या 5% है, 5% डीडीटी है। ठीक है, 5% का डीडीटी है, तो कई सारी फिशेज हैं। ठीक है, कई सारी फिशेज हैं। अब कोई आदमी को फिश खाना पसंद है और उसने आया वो आया, फिश पकड़ी और खाने चला गया, तो एक फिश तो खाएगा नहीं, वो कई सारी फिश खाएगा। ठीक है, कई सारी फिश खाएगा। तो अब यहाँ पे जो कंसंट्रेशन था 5% था, अभी कई सारी खाएगा तो ये 5% ज़्यादा इसके अंदर जाएगी, मान लो 10% हो गई। ठीक है, ये और ज़्यादा, तो ये एक्यूमुलेट हो रहा है ना उसके में जाके, ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस था वहाँ पे यहाँ पे मान लो 5% था, यहाँ 25% हो जाएगा, ऐसा करके। तो यही एक्यूमुलेशन है, अलग अलग लेवल पर वो बढ़ता जाता है। ठीक है, ये देखो, कंटेमिनेंट लेवल, बायो मैग्निफिकेशन, उसी को ही बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है, जो पॉल्यूटेंट है वो एक्यूमुलेट हो जाता है। Biomagnification क्या है? Biomagnification, also known as bioamplification, is a process by which substances become more concentrated in bodies of consumers as one moves up to the food chain। ठीक है, यानी ट्रॉपिक लेवल पर।
when chemicals are or pesticide are let into rivers or lake are consumed by aquatic organisms like fish, which in turn are consumed by large bird animal or humans. These harmful substances become concentrated in tissues, internal organs as they move up the food chain. बताया था अभी, जैसे फूड चेन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ना, तो ये जो डीडीटी था, मान लो केमिकल है, जो भी केमिकल है, वो बढ़ता जाएगा, कंसंट्रेशन को बढ़ता जाएगा, यहाँ 5% था, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। मतलब ये तो एक एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं कि वो 10 10 के बढ़े उसमें बढ़े, लेकिन बढ़ता जाता है, ठीक है। फिर फॉलोइंग सब्सटेंसेस हैव पोटेंशियल टू बायोमैग्नीफाई। कौन कौन सब्सटेंसेस है, याद रखना जरूरी नहीं है, वैसे याद रहे तो अच्छी बात है। हैवी मेटल्स में जैसे मर्क्यूरी, कॉपर, कैडमियम, क्रोमियम, लेड, निकल, जिंक, टिन, ये सब है। साइनाइड्स, जो फिशिंग में यूज होता है, ये गोल्ड लीचिंग में यूज होता है। और पॉलीक्लोर पॉलीक्लोरिनेटेड बायोफिनाइल, ठीक है, इंसुलेटर की तरह इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसफार्मर और फायर रिटार्डेंट में। पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इफेक्ट हमने देखा, फेलियर ऑफ एग बाय थिनिंग द शेल्स, अपने इम्यून सिस्टम को भी अफेक्ट करता है, डेथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, मार देंगे। मर्करी पॉइजनिंग हो सकता है, जो हमारे नर्वस सिस्टम से इंटरफेयर कर सकता है, ठीक है। बायो एक्यूमुलेशन वर्सेस बायो मैग्निफिकेशन, दोनों लगभग एक जैसे इस्तेमाल होते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिस्टिंक्शन है, अंतर है। क्या अंतर है? बायो एक्यूमुलेशन अकर्स विद इन अ ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, बायो एक्यूमुलेशन एक ट्रॉपिक लेवल के अंदर में होता है। एंड और इसका कंसंट्रेशन जो है वो हर उस पर बढ़ता जाता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड longer the half-life of substance, the greater is risk of poisoning through levels of toxins are not very high in the environment. Bioaccumulation varies between individual organisms as well as between species. ठीक है। लार्ज फैट लॉन्ग लिव, अच्छा ये सब है। तो इसमें बताया नहीं कि बायो मैग्निफिकेशन क्या है, इसमें दोनों ही चीज़ इसने बता दी एक तरह से, ठीक है। बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन लगभग सेम ही चीज़ है, वो बढ़ता जाता है, हर टॉपिक लेवल पर बढ़ेगा। लॉज एंड पॉलिसीज फॉर कंट्रोलिंग वाटर पोल्यूशन इन इंडिया, ठीक है। वही सारे लॉज जो हमने अभी तक पढ़े हैं, लगभग लगभग वही हैं। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, नेशनल वाटर मॉनिटरिंग प्रोग्राम, नमामि गंगे प्रोग्राम, नेशनल वाटर पॉलिसी 2012, और बजट 2019-20 में गवर्नमेंट ने क्या नोटिफाई किया था कि विजन फॉर 2030, ठीक है। उसमें कहा था कि क्लीन रिवर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल इंडियंस, वो जो आपका नल नल से जल वाला चल रहा है, 2022 से 2024 कर दिया गया, उसकी डेट अब शिफ्ट कर दी गई, 2024 तक खत्म करने कहा है कि सबको नल से जल मिलेगा, ठीक है, जो भी खासकर रूरल इलाके में, ठीक है। सस्टेनिंग एंड नर्चरिंग नर्चरिंग नहीं नरिशिंग द नर्सिंग लाइफ एंड एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर इन इरिगेशन वगैरह, ठीक है। ठीक है। मरीन पोल्यूशन कई तरह से आता है, ठीक है। इसमें दिया कौन कौन से तरीके हैं। ऑयल स्पिल से, हाँ, प्लास्टिक वेस्ट, जो भी कहीं प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है उसको नदी में फेंक देते हैं और नदी के थ्रू समुद्र में आता है। फिर समुद्र में क्या होता है कि जैसे गायर्स हैं बड़े बड़े, जो रोटेट होते हैं गायर्स, ओशन करंट जो है वो रोटेट होती है ना, तो वो इसी में ट्रैप हो जाते हैं ये प्लास्टिक वेस्ट, और वो इसी में रोटेट करते रहते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट आपको मिलेगा पैसिफिक ओशन में, खासकर नॉर्थ पैसिफिक ओशन में। बड़े बड़े गायर्स हैं और उसी में ही वो ट्रैप है, वो सारी प्लास्टिक पॉल्यूशन बोतलें तैरती हुई मिलेंगी आपको बहुत सारी, दूर दूर तक। मरकरी मरकरी क्विकसिल्वर बुलेट, पेस्टिसाइड्स और मैन्युफैक्चर्ड केमिकल और हैवी, अच्छा ये सब है, इन सबसे पोल्यूशन होता है, ठीक है। इन सबसे वाटर पोल्यूशन, मरीन पोल्यूशन, ठीक है। अब वे फॉरवर्ड तो आपको पता ही है, तो कोई नई बात नहीं है। मरीन पोल्यूशन रेगुलेशन इन इंडिया, हाँ, इंडिया इज सिग्नेटरी टू मार्पोल, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन ऑफ मरीन पोल्यूशन, ये याद रखना, इंडिया इसका सिग्नेटरी है, ठीक है। इंडिया डज नॉट हैव अ डिस्ट्रिक्ट पॉलिसी फॉर मरीन पोल्यूशन और फॉर टैकलिंग मरीन लिटर, ठीक है, इंडिया के पास कोई अलग से पॉलिसी नहीं है। इंडियन पॉलिसी इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू बैनिंग ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, में देखा था 2022 में बैन हुआ ना सिंगल यूज प्लास्टिक। Prevention of marine pollution is dealt with Merchant Shipping Rules 2009 under the Merchant Shipping Act 1958, Environment Protection Act 1986, Air Prevention and Control Pollution 1981, और रूल्स मेड अंडर CPCB, ठीक है। तो हमारे पास ज़्यादा प्रोविजंस नहीं है। इम्पोर्टेंट ये था कि ये जो कन्वेंशन था इसका इंडिया सिग्नेटरी है, ठीक है, मार्पोल।
ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। अच्छा, ये अभी जो मैंने बताया कि गार्ड्स है ना, उन्होंने ट्रैप कर रखा है पॉल्यूशन को। जो भी पॉल्यूशन कहीं से आता है वो ट्रैप हो जाता है इसमें। ठीक है, मान लो कि यहाँ भी नदियाँ गई होंगी ना, नदियाँ तो रहती हैं, तो सारा पॉल्यूशन जब प्लास्टिक इस नदी में डाल दोगे तो जाएगा कहाँ, समुद्र में जाएगा। अब समुद्र में वो ट्रैप हो जाता है, उसी जो मतलब क्या कहते हैं उसे, करंट है, ओशन करंट, ठीक है, उनके कारण वो ट्रैप हो जाता है। तो इसमें है ग्रेट ओशन गार्बेज पैच इज कलेक्शन ऑफ मरीन डेब्रीज इन नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन। ठीक है, नॉर्दर्न पैसिफिक में बता रहा है, साउथ में नहीं बता रहा है। एंड ऑल्सो नोन एज पैसिफिक ट्रैक्स वोर्टेक्स, द गार्बेज पैच इज एक्चुअली टू डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ डिब्रीज बाउंडेड बाय a massive North Pacific subtropical gyre. Hmm. The patch covers 1.6 million square kilometer area and is increasing continuously. ठीक है, देख लो अब कितना पोल्यूशन है। दो, एक इधर है और एक इधर है, और ये बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, जितना भी था ये बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि पोल्यूशन कम नहीं हो रहा है, मरीन पोल्यूशन भी नहीं कम हो रहा है। हम्म, सही है। और ठीक है, ये सब तो थर्मल पोल्यूशन मतलब जैसे जब गर्म पानी डाल दो, हाँ, जब गर्म पानी आप नियर बाई वाटर बॉडी में डाल देते हो, तो जो मरीन मैमल्स या कोई भी उसमें जो मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं या वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको शॉक लगता है। ठीक है, थर्मल पोल्यूशन से। जो गर्म पानी डाल दिया जाता है, मान लो कि थर्मल पावर प्लांट है यहाँ पे, ठीक है, अब इसमें जो गर्म पानी निकलता है उसको क्या करते हैं, जो वाटर बॉडी होती है उसमें डंप कर देते हैं। या न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो जब जो जो एक्सेस हीट होती है उसको ठंडा करने के लिए या निकालने के लिए वो नियर बाई वाटर बॉडीज में डाल देते हैं, खासकर जैसे रिवर हो या ओशन के बगल रहते हैं तो ओशन में डाल दिया। अब जो वहाँ पे एनिमल या प्लांट लाइफ है उनको इफेक्ट होता है इससे, थर्मल पॉल्यूशन से। ठीक है, thermal pollution is it is degradation of water degradation of water quality by any process that changes the ambient water temperature by 10 to 15 degrees। अच्छा, वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट, कूल फायर, अच्छा कोल फायर प्लांट इंडस्ट्रीज, ठीक है, बताया था, एग्जांपल दिया था अभी। इफेक्ट क्या है, इंक्रीज इन वाटर टेम्परेचर, डिक्रीज डिजॉल्व ऑक्सीजन। ठीक है, हाँ, ये अच्छा एग्जांपल है। इसमें जैसे जब भी किसी, जो भी नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल पानी होता है कोई, आप जो टैप वाटर ले लो, ठीक है, तो जो नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी होगा उसमें ऑक्सीजन जो है ठीक ठाक मात्रा में होता है, ठीक ठाक, कि जो भी उसमें होगा ऑर्गेनिज्म होगा सर्वाइव कर लेगा। लेकिन जब इसको आप गर्म करेंगे, पानी जब भी गर्म करेंगे, चाहे वो अपने आप गर्म हो सूरज की रोशनी से, चाहे वो आप उसको टेम्परेचर आप बर्तन में रख के गर्म कर दें, तो ठीक है, दोनों ही केस में क्या होगा कि इसमें जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो बाहर चली जाएगी। ठीक है, डिजॉल्व ऑक्सीजन बाहर चली जाएगी, गैसेस फॉर्म में वो निकल जाती है। ठीक है, अब जब इसमें ऑक्सीजन कम हो गया तो इसमें जो भी एनिमल होगा, ठीक है, या मैमल होगा या फिशेज होंगे, उनको दिक्कत होगी सांस लेने में, ये सर्वाइव करने में। ठीक है, तो ये कह रहा है जब टेम्परेचर बढ़ता है और तो उसमें जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो कम होगा, और इसके कारण से जो फिशेस का मतलब अ, वो मेटाबॉलिज्म होगा वो बढ़ेगा, और उनकी स्विमिंग इफिशिएंसी कम होगी, यानी कि डिजीज रेजिस्टेंस उनका घट गया। ठीक है, इस कारण से उनको वो एक तरह से वल्नरेबल हो गए। ठीक है, सोल्यूशन क्या है, स्टोर द हॉट वाटर इन कूलिंग पॉन्ड, अलाउ वाटर टू कूल बिफोर रिलीजिंग इनटू एनी एनी रिसीविंग वाटर बॉडी। ठीक है, ठीक है। फिर सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन, इसमें लिखा है पॉल्यूटेंट्स कहाँ से आते हैं, स्टेटस म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ठीक है, अर्बन इंडिया जनरेट 62 मिलियन टन ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट पर एनम, 43 मिलियन टन वो वेस्ट वॉज कलेक्टेड इन एंड 11। अच्छा, ठीक है, मतलब जितना भी हमारे यहाँ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट कलेक्ट होता है सारा नहीं प्रोसेस कर पाते हैं ये, उसमें से बहुत आधा, मतलब उसका एक तिहाई समझ लीजिए, एक तिहाई के आसपास का वो प्रोसेस कर पाते हैं। प्लास्टिक बैग्स मेड फ्रॉम लो डेंसिटी पॉलीथीन आर वर्चुअली इंडेस्ट्रक्टिबल एंड, अच्छा, क्रिएट क्लोजल एनवायरनमेंट, अच्छा, फर्जी एक नया पॉइंट बना दिया इसमें। बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट लीव्स टॉक्सिक एंड पॉइजनस गैस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, phosphate, dioxin and other poisonous chlorine compound। अच्छा, ये सारी चीजें निकलती हैं। एग्रीकल्चर वेस्ट से कैसे, हमारे यहाँ 620 मिलियन टन पर एनम ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट निकलता है हर साल। ठीक है, जिसमें से 43% है वो एनिमल डंग और स्लॉटर वेस्ट होते हैं। ठीक है, फार्म हाउस से वेस्ट बता रहे हैं, मतलब एग्रीकल्चर वेस्ट। इंडस्ट्रियल हजार्ड से कैसे, ठीक है, गुजरात इज हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हजार्डस वेस्ट इन इंडिया। ठीक है,
अब इंडस्ट्रियल हजार्ड बताने की क्या क्या कंस्टिट्यूएंट हैं उसके। बायोमेडिकल वेस्ट, जो हॉस्पिटल वगैरह में निकलता है वेस्ट, वो उसके बारे में बता रहा। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह होते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर जो भी है electronic, वो जब खराब हो जाते हैं तो आप डम कर देते हैं ना, दे देते हैं कबाड़े वाले को, वही चीज़। तो वो कितना जनरेट होता है उसके बाद में। कंट्रोल ऑफ सॉइल पोल्यूशन इन इंडिया कैसे? हमारे यहाँ अलग से लॉ नहीं है सॉइल के लिए। हमारे यहाँ जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, उसी के थ्रू इसको, उसी के मतलब रूल्स बनाए गए हैं। तो एक आया था कौन सा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको लाया था। फिर हजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट रूल्स 2016, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2018। ठीक है। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन नॉर्मली न्यूक्लियर पावर प्लांट से होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर वेस्ट जो होते हैं उन वो रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है। इवन मान लीजिए कि रिएक्शन खत्म हो गया प्लांट से, जब मतलब प्लांट बंद हो गया, तो भी जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी दिक्कत न्यूक्लियर पावर प्लांट में यही है कि जो न्यूक्लियर वेस्ट या जो यूज्ड फिजाइल मटेरियल है, उसका स्टोरेज या उसका, उसको कैसे डिस्पोज करें, कहाँ डिस्पोज करें, ठीक है। जहाँ भी डिस्पोज करेंगे उसको, दिक्कत ये होगी कि वो रेडियो एक्टिव वेस्ट जो होंगे वो लोगों को इफेक्ट कर सकते हैं ना। तो इसलिए ये सब अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। डीप जियोलॉजिकल डिस्पोजल, और ये क्या, नियर सरफेस डिस्पोजल, ठीक है, नाम से ही पता चल जाएगा। ये बहुत गहरा गड्ढा खोद के वहां पे डिस्पोज कर रहे हैं, और ये थोड़ा शैलो गड्ढा है वहां पे कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसमें हेडिंग नहीं दी है। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन रेगुलेटरी बोर्ड ऑफ इंडिया कॉल्स फॉर प्रोसेसिंग ऑफ स्पेंट फ्यूल एंड देन डिस्पोजिंग वेस्ट टू अ रिपोजिटरी, ठीक है। द रिपोजिटरी मस्ट बी लोकेटेड एट, कहाँ का होनी चाहिए, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड ऑफ इंडिया कॉल्स फॉर प्रोसेसिंग ऑफ स्पेंट फ्यूल, अच्छा है। कहाँ पे होनी चाहिए बताया, अ रिमोट प्लेस, मतलब दूर किसी जगह पे हो, मतलब दूर मतलब अर्बन एरिया से, या रेजिडेंशियल एरिया से थोड़ा दूर पे हो, ठीक है। वेन सर्कुलेटिंग ग्राउंड वाटर, वेयर सर्कुलेटिंग ग्राउंड वाटर इज एब्सेंट, अच्छा ठीक है। हैज एबिलिटी टू कंटेन रेडियो न्यूक्लिड्स फॉर जियोलॉजिकली लॉन्ग पीरियड, ठीक है। जैसे पुरानी माइंस वगैरह होती है ना, नॉर्मली उसको प्रेफर करते हैं। पुरानी जो ओल्ड माइंस हैं जो डिप्लीटेड हो गई हैं, वहाँ पे जाके वेस्ट को डिस्पोज करने की कोशिश करते हैं। हाई लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट आर मैनेज इन 3 स्टेजेस। पहला, इमोबिलाइजेशन ऑफ हाई लेवल लिक्विड वेस्ट इनटू वेट्रीफाइड बोरोसिलिकेट ग्लासेस, ठीक है, बोरोसिलिकेट ग्लासेस, डब्बा बनाते होंगे, उसमें रख देते हैं। स्टोरेज ऑफ वेट्रीफाइड वेस्ट फॉर पासिंग पैसिव कूलिंग एंड सर्विलांस ओवर पीरियड ऑफ टाइम, क्वालिफाइंग इट फॉर अल्टीमेट डिस्पोजल, ठीक है। Ultimate storage या disposal is vitrified waste in deep geological repository, low permeable and mechanically stable rock in between 250 to 1000 मीटर डेप्थ, ठीक है। बहुत, ये जो बता रहा है कि उसको एक उसमें रख देते हैं कंटेनर में, जो बोरोसिलिकेट ग्लास का होता है उसमें रख दिया, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है। तो उसको वेट करते हैं कि थोड़ा ठंडा हो जाए, ठीक है, ठंडा बढ़ जाए। तो जब ठंडा हो जाता है तो उसको 250 से 1000 की मीटर की डेप्थ में जाके डिस्पोज कर देते हैं, ठीक है। कोई ऐसा स्टेबल रॉक या माइन टाइप के एरिया हो वहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम, ठीक है, आपने कई बार पढ़ा होगा। अलग अलग तरह की वेव्स हैं, जो इसमें हमारे विजुअल लाइट्स भी हैं, और वो भी जो हमें इफेक्ट करती हैं, वो भी जिसका हम इस्तेमाल कम्युनिकेशन में करते हैं, हर तरह की होती हैं, ठीक है। तो अच्छा, ये बताया कि कैसे नापते हैं वेवलेंथ, इसकी मतलब जो भी लेंथ है, ये पी होगा, पिकोमीटर होगा, ठीक है। 10⁻12 - 12 पिकोमीटर, और ये 10⁻3 है, ठीक है। और मैन साइड, ठीक है, बेसबॉल थिकनेस, ठीक है। हाँ, बायोलॉजिकल इफेक्ट बोला है आयोनाइजिंग, और ये आयोनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयोनाइजिंग और आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग पता नहीं होगा, आयोनाइज कर देता चीज़ों को। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वैसे वैसे एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी भी कम होगी, ठीक है। देख लो, जो रेडियो वेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी कम होगी, लेकिन उनकी डिस्टेंस ज़्यादा होगी, ठीक है, डिस्टेंस ज़्यादा होती है।
एनर्जी भी कम होगी उनमें। देखो रेडियो स्पेक्ट्रम किस काम में आता है? ब्रॉडकास्ट एंड वायरलेस या माइक्रोवेव। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से हैं? एएम रेडियो, एफएम रेडियो, मोबाइल फ़ोन, रडार, एमआरआई, टीवी ब्रॉडकास्ट, वायरलेस डाटा, माइक्रोवेव ओवन, स्मार्ट मीटर, ये सब रेडियो स्पेक्ट्रम है। ठीक है। फिर टेट्राहर्ट्ज, टेट्राहर्ट्ज में यही है, ऑप्टिक ऑप्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स और स्क्रीन वगैरह। इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, अच्छा ये जो हमारी वो है विग ब्योर। ठीक है। अल्ट्रावायलेट एकदम इधर एक्सट्रीम पे, इंफ्रारेड इधर एक्सट्रीम पे। ठीक है। फिर क्या है, एक्सरे एंड गामा रेज सबसे खतरनाक होती हैं क्योंकि बहुत एनर्जेटिक होती हैं, और बार बार कोई इनका यूज़ करे किसी के शरीर पे, अगर इसका बार बार इस्तेमाल किया जाए तो उसको कैंसर हो सकता है। ठीक है, आपकी जो वो होंगी सेल्स होंगी उसको मॉडिफाई कर सकते हैं एक्सरे या गामा रेज, क्योंकि बहुत एनर्जेटिक होती हैं। ठीक है। तो एक्सरे गामा रेज ये पीईटी, पीईटी में इस्तेमाल होता है। हम्म, बाकी एक्सरे तो आपने सुना ही होगा, एक्सरे करा लो, एक्सरे करा लो, वही वाला एक्सरे। रेडिएशन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रेवलिंग थ्रू स्पेस, ऑब्वियसली बात है भाई। नॉन, अच्छा ये क्या है, रेडिएशन नॉन आयोनाइजिंग और आयोनाइजिंग, अभी हमने लिखा था। दे आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एट लार्जर वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रम रेंजिंग फ्रॉम नियर इंफ्रारेड रेज टू रेडियो वेव्स। आयोनाइजिंग वाले कौन से हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सच एज शॉर्ट वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एक्सरे एंड गामा रेज, एंड energetic particles produced in nuclear process, electrically charged particles like alpha and beta particles produced in radioactive decay, and neutrons process produced in nuclear fission। ठीक है, मतलब ये सब नॉन आयोनाइजिंग, आयोनाइजिंग, आयोनाइजिंग वाले जो हैं बहुत एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं और हमारे सेल्स को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जैसे गामा रेज या एक्स रेज या वो अल्फा बीटा जो होती हैं, जो जब कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होता है उसमें निकलती हैं जो। ठीक है, अल्फा बीटा पार्टिकल्स। वो सब भी एनर्जेटिक होती है काफ़ी। लेवल्स ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर। हम्म, अच्छा, मतलब कितने तक नॉर्मल है ये दिखाया, फिर कैसे कैसे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो लीथल हो जाता है, इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, मर भी सकता है, मर भी जाता है। ठीक है। फिर ईएमएफ रेडिएशन नॉर्म्स इन इंडिया, इंटरनेशनल कमीशन फॉर नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन गाइडलाइंस 2008। ये तो इंडिया ने अडॉप्ट किया था इसको 2008 में। ठीक है। बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाय डीओआई, पता नहीं, इन ईयर 2010, the permissible limit of electromagnetic radiation from mobile tower is reduced to 1/10 of the limit prescribed by ICHIA, International Commission for Non-Ionizing Radiation Protection। ठीक है। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट अच्छा ये बढ़िया यार, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 हैज बीन एनेक्टेड फॉर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस। मतलब ये तो बहुत पुराना एक्ट है, अब इसको क्यों किया नहीं पता। इंटरनेशनल कन्वेंशन कौन से रिलेटेड? स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, ये 1972 में पहला एनवायरमेंट डिक्लेरेशन है। कन्वेंशन ऑन लॉन्ग रेंज ट्रांसबाउंड्री एयर पोल्यूशन या एयर कन्वेंशन कहते हैं, 1979। ठीक है। वियना कन्वेंशन, प्रोटेक्ट ओजोन, 1985। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, फेजिंग आउट क्लोरोफ्लोरोकार्बन टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर। किगाली अमेंडमेंट 2019 इंक्लूडेड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एज वेल। किगाली अमेंडमेंट अमेंड्स द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फाइट ग्लोबल वार्मिंग 80% रिडक्शन ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, ठीक है, बताया था ये हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें बताया था इसको। देख लो ये 85 में हुआ, फिर 87 में हुआ, दोनों किससे रिलेटेड है? ओजोन से। ठीक है, सही है, सही। बेसल कन्वेंशन 1989, ट्रांसबॉर्डर मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट। ठीक है, याद रखना इसको। फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएससीसी 1992, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें क्योटो प्रोटोकॉल, CO2 प्लस 6 other reagents, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और परफ्लोरोकार्बन, इन सबको रिकॉग्नाइज किया है, इन सबको फिज आउट करना है। स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001, पीओपी के बारे में, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। ठीक है, या जिनको डर्टी डजन कहा जाता है। ये इसमें 8 तरह के और ऑर्गेनो क्लोरीन पेस्टिसाइड्स हैं और 2 इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं। ठीक है, और 2 ग्रुप हैं इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट। ठीक है। मीनामाटा कन्वेंशन, मीनामाटा मर्करी रिलेटेड है। ठीक है, मर्करी रिलेटेड है। और यूएन रेड, रिड्यूसिंग एमिशन
फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, यूएन रेड। रेड प्लस ये इसी से रिलेटेड है, रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन प्लस कंजर्वेशन एंड enhancement of forest carbon stock and sustainable management of forest। ठीक है, समझ में आया? जो यूएन रेड है और ये इसी का एक्सटेंशन है रेड प्लस। ठीक है, जो जो इसमें होता है यूएन रेड में वो तो होगा ही, प्लस उसके अलावा कंजर्वेशन एंड एनहेंसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, रॉटरडैम कन्वेंशन 1998, कन्वेंशन ऑन प्रियर इन्फॉर्म कंसेंट प्रोसीजर फॉर सर्टेन हजार्डस केमिकल एंड पेस्टिसाइड इन इंटरनेशनल ट्रेड। मतलब अगर किसी को कहीं कोई केमिकल भेजना है, कोई खतरनाक केमिकल, तो उसको दूसरे वाले को बताना पड़ेगा कि भाई हम भेज रहे हैं, देख लेना तुम। ठीक है, ऐसा। ठीक है, तो इसको यहीं पे अभी विराम देते हैं, आगे देखते हैं अगर करना होगा तो। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।